जय हिंद दोस्तों। आज से हम लोग लोअर पीसीएस 2026 के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सीरीज चला रहे हैं। उसका ये पहला वीडियो है। तो इसमें हम लोग जैसा उसका ऑफिशियली सिलेबस दिया गया उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। तो जो पहला हमारा टॉपिक है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। इसमें हम लोग विज्ञान नीतियाँ पढ़ेंगे, प्रौद्योगिक नीतियाँ पढ़ेंगे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक नीतियाँ जो भी आए वो पढ़ेंगे, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, भारत एआई मिशन, भू राजस्व स्थानिक और डीप ओशियन मिशन। ये सारे जो मिशन हैं जो पहले चैप्टर के अकॉर्डिंग है, जितना कंटेंट दे रहे हैं ये सारा कंटेंट सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड है। बहुत ज़्यादा इसमें आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग इसका सिलेबस देख लेते हैं दोस्तों। ये पूरा ऑफिशियली सिलेबस है जो आपको पढ़ना है। ये टोटल 10 नंबर का आपसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में पूछेगा। कितने? 10 नंबर का आता है। 10 नंबर में ये आपको पाठ्यक्रम है, इसका आप स्क्रीनशॉट सबसे पहले ले लो। ठीक है, इसी पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग हमको चीज़ें चालू करनी है। पूरा हमारा जो नोट्स कंटेंट वीडियो लेवल वो 0 से लेकर के एडवांस लेवल तक रहता है। पूरा बेसिक भी बताते हैं, एडवांस लेवल पर भी ले जाते हैं। तो ये आपके टॉपिक हैं। इनका सबसे पहले आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके आप लिख लो। ठीक है, ये टॉपिक है। इतना ही टॉपिक हमको मात्र पढ़ने हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जिसमें 10 नंबर हमारे कवर होंगे। निश्चिंत रहिएगा, पूरा चेंज है। पूरा एक बेहतर ढंग से लेवल से चीज़ों को UPSSC के लेवल से पिछले 15 सालों के पेपर एनालिसिस के अकॉर्डिंग चीज़ों को हमने यहाँ पे बनाया है। तो आप निश्चिंत रहिएगा। जैसे पहला टॉपिक है हमारा ये, इसको हम लोग पढ़ेंगे कि विज्ञान एवं राष्ट्रीय सुरक्षा में भारत की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति के दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इसमें हमको कितना पढ़ना है वो हम लोग देख लेते हैं। तो ये चैप्टर का नाम है और इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हमको इतना इसमें पढ़ना है। हमें जब पढ़ना है, सबसे पहले भारत में जितनी भी प्रमुख नीतियाँ हुई, विज्ञान नीतियाँ हुई, वो जैसे विज्ञान नीति 1958 की, फिर 1983 की, फिर 2003 की, फिर 2013 की, फिर 2020 की। इसके अलावा राष्ट्रीय क्वांटम मिशन पढ़ना है हमको, NQM जो बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत AI मिशन पढ़ना है, जो कि आप जानते हो AI के उसमें भारत ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल करी, भारत ने क्या नए इनोवेशन करे, वो सारा इसमें देखना है। राष्ट्रीय भूस्थानिक नीति, डीप ओशियन मिशन अनुसंधान, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन 2003। तो ये पूरा हम लोग देखेंगे बहुत बेहतर ढंग से। आप बस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। तो पहला क्या है हमारा, विज्ञान एवं नीति में जो भारत की नीतियाँ उनमें 1958 वाली नीति को देखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये देख लीजिए, हमारी जो नीति है वो कौन सी है, विज्ञान नीति 1958। इसी को कहा गया SPR यानी कि साइंटिफिक पॉलिसी रिजोल्यूशन। लॉन्च इसको 1958 में किया गया था, SPR। तो ये तो आधुनिक विज्ञान नीतियाँ जो बनी इस तरीके से डेवलप करी गई, ये हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमको थोड़ा सा अपने इतिहास में जाकर के, अतीत में जाकर के चीज़ें पढ़ने की थोड़ा सा ज़रूरत है। यहाँ पे आपके माइंडसेट के लिए ज़रूरत है कि क्या जो आधुनिक विकास हुआ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, तो क्या आज ही हुआ कि उससे पहले भी प्राचीन समय में भी ये चीज़ें डेवलप हो पाई थी, ये चीज़ें हुआ करती थी। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है। ठीक है, हालांकि आज जो हम लोग टेक्नोलॉजी वाला क्षेत्र पढ़ रहे हैं, तो क्या पहले इस तरीके की टेक्नोलॉजी नहीं थी? तो बिल्कुल थी। देखो, बाबर ने तोप का निर्माण करवाया था। ठीक है, पेंसिलिन की खोज हुई थी, रमन प्रभाव आया। ठीक है, और जैसे धन्वंतरी ने वैद्य की, ठीक है, खोज करा। ठीक है, आर्यभट्ट ने जीरो की खोज करा। ये सब क्या था? तो ये सब एक विज्ञान ही तो था, ये प्राचीन समय से ही चालू था। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों से हमें पढ़ना है। तो ये देख लो, इसके 3 विज्ञान के उपलब्धियों में हमने इसके 3 पार्ट बांट रखे हैं। एक है प्राचीन, दूसरा है मध्य, तीसरा है आधुनिक। कोई मन में सस्पेंस न रखना। ये अभी हम आपको ये बता रहे हैं कि जो आज हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में इतनी उन्नति करी है, तो क्या प्राचीन समय में भी उन्नति थी? तो बिल्कुल थी। तो उसी को हम लोग देखते हैं कि प्राचीन काल में जब उन्नति की बात करते हैं तो शून्य की खोज हो चुकी थी आर्यभट्ट के द्वारा। शल्ब सूत्र का बौधायन के द्वारा खोजा जा चुका था। पंच सिद्धांतिका बारहमाहीर के द्वारा लिखी जा चुकी थी किताब में। ठीक है, सब कुछ उन्होंने बताया था। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टी किताब लिखी थी। देवताओं का वैद्य धन्वंतरी को कहा जाता था, जिसमें उल्लेख हमें एक किताब है ऋग्वेद, उसमें इसका मिलता है।
चरक, काय चिकित्सा के जनक चरक माने जाते, तो इन्होंने अपनी किताब में लिख दिया था पूरा चरक संहिता के बारे में। पूरी इनकी किताब का नाम है चरक संहिता। इन्होंने पूरा वैद्य उसी में समाहित किया था। प्लास्टिक सर्जरी के बारे में सुश्रुत संहिता में लिखा गया है, जिसके लेखक सुश्रुत थे। अष्टांग हृदय वाग्भट्ट के द्वारा इसको लिखा गया है। मध्यकालीन में भी इसी तरीके से हमें उपलब्धियां देखने को मिली थी। जैसे रमन प्रभाव, सीमी रमन को इसमें मिला था नोबेल पुरस्कार 1930 में। पादप कार्की के बारे में जगदीश चंद्र बसु ने बताया। भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना हुई। तुझ के बाबरी, यानी जो बाबर की किताब है उसमें तोप निर्माण की कला को दिखाया गया है। लीलावती भास्कर, ये बीज गणित के बारे में सारा उस समय बताया गया है, गणित सार श्रीधर के द्वारा। आधुनिक में बात करते हैं, CSIR की स्थापना करी गई, IIT खड़गपुर की स्थापना करी गई, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम बनाए गए, ठीक है, अंतरिक्ष कार्यक्रम बनाए गए, हरित क्रांति की शुरुआत हुई। विश्व में आप जानते हो हरित क्रांति के जनक नार्मन बोरलॉग हैं और भारत में MS स्वामीनाथन है। 2010 से 2020 तक के दशक को नवाचार दशक घोषित किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी थे। तो कहने का मतलब ये जो प्राचीन समय में भी विज्ञान उतना ही तेज था, विज्ञान ने अपनी उपलब्धियां हासिल करी थी। और आज हमको पढ़ना है आधुनिक काल की। तो ये एक सिनेरियो है, जो मैप है, जो आपके दिमाग को साफ करता है, आपको बताता है कि हमें इसी लय से पढ़ना है। प्राचीन काल की हमने ये चीज़ें देखी, अब हम लोग आधुनिक काल की देखते हैं। तो आधुनिक काल में क्या किया गया, तो आधुनिक काल में सरकार ने क्या किया, नई नई विज्ञान से रिलेटेड पॉलिसीज़ बनाई। तो जो लगभग 5 पॉलिसी सरकार ने बनाई। तो पहली पॉलिसी थी विज्ञान नीति संकल्प, इसी को SPR के नाम से जाना गया, यानी कि साइंटिफिक पॉलिसी रिजोल्यूशन। अब ये SPR क्या था, लॉन्च क्यों किया गया, उद्देश्य क्या थे, मायने इसके क्यों क्या थे, ये सारा हमको देखना है। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वही आपको बताएंगे। तो SPR का आपने फुल फॉर्म जरूर याद रखना है। लॉन्च 1958 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको चालू किया गया था, लॉन्च किया गया था। ये भारत की पहली विज्ञान नीति थी, सबसे बड़ी चीज। दूसरी, इसी के तहत DRDO की स्थापना 1958 में की गई। जैसे ही इस विज्ञान नीति को लॉन्च किया गया, वैसे ही DRDO की स्थापना कर दी गई। इसके बाद इसरो की स्थापना की गई इसी विज्ञान नीति के तहत है, ठीक है। तो ये जो कीवर्ड हैं, ये इनको आपको याद रखना है। विज्ञान नीति तकनीकी संस्थाओं को विस्तार और प्रोत्साहन करना इसका मुख्य काम था। किसका, विज्ञान नीति जो प्रथम बनाई गई, ठीक है। अब देखो, इस विज्ञान नीति में कुछ उद्देश्य भी थे। आपको यहाँ पे देखना क्या था, तो आपको देखना था ये लॉन्च कब की गई, ठीक है, ये लॉन्च कब की गई और इसका पूरा नाम क्या था, पहली विज्ञान नीति का क्या नाम था, किसके द्वारा लॉन्च करी गई, इसकी मुख्य बातें क्या थी। तो ये आपने देख लिया। अब हम लोग मुख्य उद्देश्य और विशेषताएं, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो याद करने में, लेकिन ये जो हमने लिखा है 6-7 पॉइंट है, इनको ही आपको याद करना है। बस क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा। ये तो आपको दिमाग को विकसित करने के लिए कि जो इसके उद्देश्य थे कि वैज्ञानिक और अनुसंधान को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। ये तो आप खुद ही अंडरस्टूड होंगे कि विज्ञान नीति बनाई गई तो उसके क्या मायने हो सकते हैं। हम लोग विज्ञान के क्षेत्र में ही किसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आत्मनिर्भर वैज्ञानिक आधार की स्थापना करना, विज्ञान को आर्थिक सामाजिक विकास का साधन मानना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नवाचार को बढ़ावा देना। तो ये थे इसके मुख्य मायने और उद्देश्य। तो आपने विज्ञान नीति पहली पढ़ी SPR। अब हम लोग देखते हैं विज्ञान नीति दूसरी। यह है हमारी विज्ञान नीति दूसरी। तो जो दूसरी विज्ञान नीति है उसका नाम है प्रौद्योगिकी नीति विवरण, TPS, यानी टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट। लॉन्च 1983 में की गई, पहली की गई 58 में, दूसरी की गई 83 में, दूसरी की जा रही है 83 में। पहली जवाहरलाल नेहरू जी के समय पे की गई थी, दूसरी की जा रही है इंदिरा गांधी जी के समय पे। उद्देश्य सिर्फ इसका इतना था कि विज्ञान में आत्मनिर्भर बनाना और स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना। तो इम्पोर्टेंट कीवर्ड है कि स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। क्या उद्देश्य था, स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना और आत्मनिर्भर बनाना।
बस इतना आपको इसमें याद रखना है। बाकी ये मुख्य विशेषताएं, तो जैसे यह भारत की पहली समग्र प्रौद्योगिकी नीति थी। उद्देश्य था कि वैज्ञानिक प्रगति को औद्योगिक विकास से जोड़ना था। स्वदेशीकरण और विकास के उपयोग पर विशेष बल देना था। सरकारी, निजी क्षेत्र और अनुसंधान संस्थाओं के बीच में सहयोग को बढ़ाना इस नीति टीपीएस का मुख्य कार्य था। तो आपने ये देख लिया कि जो टीपीएस विज्ञान नीति थी वो लॉन्च कब हुई, किसके द्वारा लॉन्च हुई, मुख्य उद्देश्य उसका क्या था। चलिए आगे की हम तीसरी नीति देखते हैं। ये बैच से रिलेटेड जानकारी है, तो ये आप लोग अच्छे से देख लीजिए कि आपको कंप्लीट 4 बुकलेट प्लस 1 बुकलेट करंट अफेयर, ये पीवाईक्यू, यूपी स्पेशल, सामान्य अध्ययन जिसमें से आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी वगैरह देखने को मिलेगा, जो भी सामान्य अध्ययन में टॉपिक है, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी। टोटल हम 80 नंबर की तैयारी करा रहे हैं। 10 नंबर हिंदी, 10 नंबर डीआई नहीं कराएंगे, क्योंकि ये पूरा मिला करके 100 नंबर बनता है, तो ये दोनों टॉपिक नहीं कराएंगे। बाकी हम 80 नंबर की पूरी जीएस जीके की तैयारी आपको करा रहे हैं। ये 4 बुकलेट तो आपको मिलेंगे, प्लस 1 बुकलेट आपको मिलेगी किसकी, करंट अफेयर की। ये सारी बुकलेटें पीडीएफ फॉर्म पे मिलेंगी आप लोगों को। तो डाउनलोड करने के लिए जीएस रिव्यू ये लिखिएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, जीएस रिव्यू का ऑफिशियली एप्लीकेशन, वहाँ से जाकर के पेड बैच में आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। आपको बता दें एप्लीकेशन में सिर्फ नोट्स मिलेंगे, क्लासेस तो हम फ्री में यूट्यूब में कराते रहते हैं। तो अभी हमारा टारगेट है कि 20 से 25 जून में पूरा कंटेंट 80 नंबर का आपको अवेलेबल हो जाए। अभी यूपी स्पेशल कंप्लीट हो गया है, पीडीएफ लग गई है। आप लोगों से कहा था कि आज प्रिंट आउट करा लीजिएगा, तो पीडीएफ में जो भी करेक्शन होने थे आज हो चुके हैं, आप लोग प्रिंट आउट करा लीजिएगा, यानी सोमवार को लिए हमने कहा था। अब हिस्ट्री भी कंप्लीट हो गई है, जियोग्राफी पे वर्क चल रहा है, ठीक है। इस 10 तारीख तक ये छोटे छोटे सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। आप लोग फाइनल हम जब बोलेंगे तभी आप प्रिंट आउट कराइएगा। तो अभी हिस्ट्री का और यूपी स्पेशल का आप लोग प्रिंट आउट करा लीजिए। 25 नंबर का कंटेंट रेडी हो चुका है, ठीक है। बाकी 20 से 25 तारीख के बीच में सारा कंटेंट मिल जाएगा, आप निश्चिंत रहिएगा। सिलेबस, कंटेंट सब कुछ आप देख लो, इसी तरीके से क्लासें हमारी होती हैं, इसी तरीके से लिखा जाता है। चलिए, आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ें तैयार करनी है, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब विज्ञान नीति हम लोग तीसरी देखने वाले हैं। जो तीसरी विज्ञान नीति है उसका नाम है विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति, एसटीएफ, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको लॉन्च 2003 में, पहली 1958, दूसरी 83, तीसरी 2003। ये याद रखिएगा, पहली जवाहरलाल नेहरू, दूसरी इंदिरा गांधी के समय, तीसरी अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पे हुई थी, ठीक है। तो ये बात आपको बिल्कुल दिमाग में अपने ध्यान में रख के चलना है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रख के चलना है। देखिए, तो जो इसका पूरा नाम आपने देखिए, लॉन्च 2003 में हुई, किसके द्वारा करी गई, तो आप सभी जानते हो जो ये विज्ञान नीति थी वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा करी गई थी। अच्छा, इस नीति का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था, जो एग्जाम में कई बार आता है और ये शब्द कई बार इस्तेमाल होगा, ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन, अब ब्रेन ड्रेन क्या है, सबसे बड़ी चीज तो ये है। तो ब्रेन ड्रेन क्या है कि जो प्रतिभा पलायन हो जाते हैं, यानी कि जो इंजीनियर बाहर कमाने, इंजीनियर, डॉक्टर, ये जो बड़े बड़े पोस्ट के लोग होते हैं, आईआईटीएन बनते हैं और वो जा कर के इंडिया पे नौकरी ना करके बाहर यूएसए, अमेरिका, कनाडा, यहाँ पे वो नौकरी करते हैं, इसी को कहा गया ब्रेन ड्रेन, यानी पलायन वाली जो प्रतिभा थी। ये जो लोग पलायन कर रहे हैं, तो सरकार ने कहा कि इतनी प्रतिभा भारत के बाहर क्यों जा रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा, उन्होंने कहा कि हम इस पे एक कमांड कसेंगे, उन्होंने कहा कि हम इस व्यवस्था को समाप्त करेंगे, और वो एक नई विज्ञान नीति लेकर के आए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एसटीएफ के नाम से 2003 में। और उन्होंने कहा कि जो पलायन की स्थिति बनती है कि नौकरी करने के लिए, अच्छा पैकेज के लिए बाहर लोग कमाने जाते हैं, वो इंडिया में अवेलेबल कराया जाएगा। तो कहने का मतलब था ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य था, यह इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो आपको 3 बातें आपने यहाँ पे सीखी। सबसे पहले कि ये नीति कब आई, फिर किसने प्रस्तुत किया, ये अटल बिहारी, मुख्य मुद्दा था ब्रेन ड्रेन की समस्या, उद्देश्य था कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी को राष्ट्रीय विकास तक जोड़ना। यहाँ तक आप बात समझ गए। तो तीनों अगर नीतियों को देखें हम एक बार, तो पहली आई 58 में, दूसरी आई 83 में, तीसरी आई 2003 में।
पहली नीति किसके समय? नेहरू जी के समय, दूसरी इंदिरा गांधी, तीसरी अटल बिहारी वाजपेयी। पहली नीति का मुख्य उद्देश्य था विज्ञान पे फोकस था, क्योंकि विज्ञान को उस समय बढ़ाना था। दूसरी नीति का फोकस था प्रौद्योगिकी पे। तीसरी नीति का फोकस है विज्ञान प्लस प्रौद्योगिकी पे। ये देखते जाइएगा, ठीक। अगली जो चौथी नीति पढ़ेंगे हम लोग, तो उसका जो मुख्य उद्देश्य होने वाला है वो भी हम लोग समझ लेते हैं। देखो ये है, ये हमारी चौथी नीति है। देखो बस इतना ही कंटेंट आपको तैयार करना है। आप इधर उधर दिमाग लगाओगे तो फिर आप दिमाग लगा करके कहीं से भी सर्च करते रहो, ठीक है। क्वेश्चन यहीं से फंसेगा, निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। आप क्लासें इसकी ये जो टॉपिक है ये पूरा कंप्लीट होने के बाद आप अच्छे से मॉक टेस्ट PYQ सब लगा के देख लेना। आप देख लेना पूरे 100 का 100% क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। तब आप ट्रस्ट कर लेना इन चीज़ों का। देखिए विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2013 STIPI। अब STIPI इसका आधिकारिक नाम क्या है? विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति। देखो अभी तक तीसरी हम लोग जो पॉलिसी पढ़ रहे थे उसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी था। पहले में क्या था? पहली वाली नीति का मुख्य उद्देश्य विज्ञान था, दूसरे का प्रौद्योगिकी था, तीसरे का विज्ञान प्लस प्रौद्योगिकी था, और चौथी का क्या है? विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार। लो ये इतने वर्ड इसमें शामिल हो गए, तो ये आपको भी ये याद रखना है, ठीक है। लॉन्च इसको 2013 में किया गया। प्रधानमंत्री उस समय मनमोहन सिंह थे। अब देखो इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि विकास के मॉडल में नवाचार को अनिवार्य रूप से हिस्सा बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि इनोवेशन को इनकरेज करा जाए, उसको और अच्छे लेवल तक प्रोत्साहित करके बढ़ाया जाए, यह इसका मुख्य उद्देश्य था। तो यह नीति 2003 को नीति से इसलिए बेहतर है क्योंकि इसमें केवल अनुसंधान नहीं बल्कि समावेशी नवाचार की भी बात की गई जो ग्रामीण भारत की समस्याओं को हल कर सके। तो आपने ये देखा ये नीति कितनी इम्पोर्टेंट है। इसमें किसकी बात करी गई? विज्ञान प्लस प्रौद्योगिकी के साथ साथ नवाचार की बात करी गई, ठीक है। ब्रेन ड्रेन वाली योजना कौन सी थी? तो वो तीसरी थी। बिल्कुल आपके दिमाग को शार्प रखना है। दिमाग हमने बताया कि जिस तरीके से आप अपने आप को बनाओगे उसी तरीके से आपको दिखेगा, उसी तरीके से आपकी सोच होगी। चलिए अब इसके योगदान और लाभ देख लेते हैं। तो प्रमुख योगदान क्या था कि इसने इंस्पायर स्कीम चालू हुई इसी किस पे? इसी जो चौथी विज्ञान नीति थी, चौथी विज्ञान नीति के तहत ही इंस्पायर स्कीम चालू हो गई। चौथी विज्ञान नीति के जन्मदाता मनमोहन सिंह थे। योजना शुरू हुई ताकि स्कूली बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि पैदा हो सके। तो इंस्पायर योजना के बारे में आई होप आप लोग अच्छे से जानते हो। मंगलयान की सफलता इसी कालखंड की सबसे बड़ी उपलब्धि थी जो कम लागत वाले नवाचार को वैश्विक उदाहरण बनी थी। भारत ने और क्या हासिल किया था? तो भारत ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GGI में अपनी रैंकिंग सुधारने का भी काम बढ़ाया था। अब देखो भारत प्रौद्योगिकी के भी क्षेत्र में बढ़ा, जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यानी बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इसने विराग जैसे सहायक तंत्र भी बनाए थे। ये विराग जैसे सहायक तंत्रों को भी इसने निर्माण करा था। तो प्रमुख उपलब्धि में जब हम लोग बात करते हैं तो 4 चीज़ें याद रखनी है हमको। इंस्पायर स्कीम, मंगलयान, विराग जैसे जो सहायक तंत्र थे उनका भी विकास इसने किया था। तो ये चौथी योजना थी जो हम हमारे समझ में अच्छे से आई होगी। अब हम लोग 5वीं स्कीम देखने वाले हैं सरकार की। 5वीं में क्या बात करी सरकार ने? देखो बहुत अच्छा चैप्टर है। जैसे जैसे आपको बता रहे हैं 1 2 3 4 बिल्कुल जो कीवर्ड हैं आपको हाईलाइट करने, बस उतना ही पढ़ना है। इसके अलावा आपको इधर उधर चीज़ें नहीं पढ़नी है। पेन लेकर के बैठना, हाईलाइटर लेके बैठना, नोट्स प्रिंट आउट कर लेना, बस उसी तरीके से आप इन चीज़ों को कवर करते रहना। चलो विज्ञान नीति 5वीं क्या है? तो ये 2020 में लॉन्च हुई। इसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार इसका आधिकारिक नाम था। 2020 में नरेंद्र मोदी सरकार में इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। इसका उद्देश्य था एक राष्ट्र एक सदस्यता नीति, जो आत्मनिर्भर भारत पर केंद्रित ओपन साइंस का ढांचा तैयार किया गया था ताकि डेटा के लिए एक उपलब्ध हो सके। एक राष्ट्र एक सदस्यता नीति इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। मुख्य मिशन का मुख्य उद्देश्य यही था। लॉन्च 2020 में हो रही है। पिछली नीति से श्रेष्ठ इसलिए मानी जाती है कि सबसे अधिक लोकतांत्रिक नीति है क्योंकि 40,000 से अधिक लोगों के सुझावों से इसको
बनाया गया था और ये लैंगिक समानता यानी जो LGBTQ होते हैं और महिलाओं की भागीदारी पर भी इसमें विशेष जोर दिया गया था। तो कहने का मतलब ये नीति और भी बेहतर पिछली अन्य नीतियों से होती जाती है, क्योंकि देखो नीति के ऊपर नीति, नीति के ऊपर नीति, पॉलिसी के ऊपर पॉलिसी बनाई जा रही सरकार। इसका ये मतलब है जो पिछली पॉलिसी थी उसमें कुछ खामियां रही तो उसको नई पॉलिसी में और इम्प्रूव करा गया, फिर इसके बाद नई पॉलिसी में इम्प्रूव करा गया। 5 पॉलिसी अभी तक बनाई गई। इन 5 पॉलिसियों में आपने देखा कि जो लास्ट वाली नरेंद्र मोदी सरकार के का जो अंतिम पॉलिसी थी 2020 में बनाई गई, इसमें जितनी हो सकती थी खामियों को दूर कर दिया गया है। ठीक है, तो ये पॉलिसी के मुख्य योगदान की जब हम लोग बात करते हैं तो NQM यानी नेशनल क्वांटम मिशन और AI मिशन की घोषणा इसी में करी गई थी और ये इम्पोर्टेंट है पॉइंट। ठीक है, किस में करी गई थी? तो ये नरेंद्र मोदी जो सरकार की जो नीति आई थी नरेंद्र मोदी सरकार में 2020 में प्रौद्योगिकी नीति उसमें की गई थी। तकनीकी विकास 5G टेस्ट बेड का विकास हुआ था। इसमें कोवैक्सीन जैसी स्वदेशी वैक्सीन का निर्माण होने लगा था। ओपन साइंस को बढ़ावा मिला था। समावेशिता यानी LGBTQ प्लस जो भी महिला थी उनकी भागीदारी इसमें बढ़ी थी। एक राष्ट्र एक सदस्य की बात की गई थी। आत्मनिर्भर भारत को गति इस नीति से मिली थी। तो इसमें आपको 4 से 5 पॉइंट याद रखने हैं कि जो नरेंद्र मोदी सरकार में जो नीति बनाई गई 5वीं नीति थी उसमें इन बातों को फोकस किया गया था। बस इतना आपको ये कीवर्ड है, इतना आपको याद करके चलना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं याद करना है। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखो सबसे पहले हमने कहा सिलेबस से एक भी कदम आप इधर उधर आपको नहीं भगना है। देखो हमने ये आपको 5 नीतियाँ समझाई, 1 2 3 4 5, क्योंकि जो पहला चैप्टर है वो हमारा ये है। इंडेक्स में जो हमने आप लोगों को अभी दिखाया पहला चैप्टर हमारा ये है। उस चैप्टर के अंतर्गत हमें ये 5 नीतियाँ पढ़नी थी और हमको पढ़ना था राष्ट्रीय क्वांटम मिशन और भारत AI मिशन। ये जो 5वीं नीति हम लोग पढ़े थे, ठीक है, जो नरेंद्र मोदी सरकार में 2020 में इसको गठित किया गया, इसको बनाया गया, उसी में ये दोनों नीतियाँ आई। तो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन और राष्ट्रीय AI मिशन, इनके बारे में हमको धीरे धीरे करके पढ़ना है। तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितनी भी इसकी पढ़ाई करी जाए उतना कम है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय क्वांटम मिशन। सबसे पहले ये देख लेते हैं, आपने 2 चीज़ें तो पढ़ी ली। एक चीज़ ये पढ़ी कि ये जो है 5वीं विज्ञान नीति में ये इसकी घोषणा करी गई थी। नरेंद्र मोदी सरकार में 2020 में जो नीति बनी थी उसी में इसकी घोषणा करी गई। तो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन NQM नेशनल क्वांटम मिशन NQM कहा जाता है, 2023 में आई। 2020 में चूंकि घोषणा हुई, तो ये है क्या? तो भारत सरकार द्वारा क्वांटम प्रौद्योगिकी में अनुसंधान विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए की गई एक प्रमुख रणनीतिक पहल है। ठीक है, इसको स्वीकृति हुई 19 अप्रैल 2023 को। 2023-24 से 2030-31 यानी अगले 8 वर्षों के लिए इसको लॉन्च किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने कहा बहुत अच्छे से इसके पॉइंट देखना। टोटल बजट लगभग 6000 करोड़ प्लस था इसका नोडल मंत्रालय क्या है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय बनता है। अब इससे जो मिशन है हमारा राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, इसके मुख्य बातें 4 स्तंभों पे आधारित हैं, 4 पिलर पे टिकी हुई हैं। कौन कौन से? पहला है क्वांटम कंप्यूटरिंग यानी शक्तिशाली कंप्यूटर बनाना जो जटिल गणनाओं को सेकंडों में हल कर दे। इसका मुख्य एक पिलर तो ये है। दूसरा पिलर है कि क्वांटम कम्युनिकेशन यानी पूरी तरह सुरक्षित संचार, यानी जो हैकिंग प्रूफ यानी कि जो जिसको हैक ना करा जा सके, ऐसे नेटवर्क को तैयार करना। तीसरा पॉइंट है क्वांटम सेंसिंग और मेट्रोलॉजी यानी अत्यधिक सटीक सेंसर और घड़ियों को निर्माण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। चौथा क्या है? क्वांटम सामग्री और उपकरण यानी नई सामग्रियों का विकास करना जो कि क्वांटम गुणों को सपोर्ट करते हों। दोस्तों बहुत अच्छा है, इसको बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग इसके 4 पिलर है, चारों पिलर को आपको अच्छे से देखना है। क्वांटम मिशन जो है इससे क्वेश्चन आपसे पूछता भी है। चलिए इतना आपको क्वांटम मिशन के बारे में देखना है। साथ में ही
क्वांटम मिशन का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग हो रहा है, ये बात को भी समझनी है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है विज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग भी बताएं। तो हमको ये समझना है कि क्वांटम मिशन की जो नरेंद्र मोदी सरकार 5वीं नीति में घोषणा की गई, तो उसका दैनिक जीवन में कोई ना कोई तो उपयोग होना ही चाहिए, या हुआ होगा, या होने की प्रबल संभावना के आधारित उसको बनाया गया। तो क्या है इसका दैनिक जीवन में उपयोग? तो सबसे पहले देख लेते हैं, जब दैनिक जीवन में उपयोग की बात करते हैं हम लोग, तो सुरक्षित बैंकिंग डेटा, यानी जो ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचना। क्वांटम संचार के उपयोग से ऐसे नेटवर्क बनाए जाएंगे जिन्हें कोई भी हैक नहीं कर सकता है, इसलिए सरकार क्वांटम थ्योरी पे वर्क कर रही है। दूसरा, सुरक्षित लेन देन। आपके बैंक खाते, यूपीआई पिन और लेन देन और व्यक्तिगत डाटा को सेंध लगाना लगभग असंभव हो जाएगा जब ये इस पे काम करने लगेगी। स्वच्छ और चिकित्सा, जैसे आप लोग देखते हो ना, आपके एप्लीकेशन में बदलाव होता है, आपके बैंकिंग की चीज़ों में बदलाव होता है। अब तो कॉल करो तो उसमें ये भी बताता है किसी को अपना बैंक अकाउंट, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर का ओटीपी वगैरह ना दी। ये सब जो रणनीति है क्वांटम थ्योरी की ही रणनीति है। उसी के तहत सारी चीज़ें धीरे धीरे अपडेट करके आप लोगों के लिए डाटा को सुरक्षित किया जा रहा है। स्वास्थ्य संबंधित, जैसे सटीक इलाज के लिए क्या करना कि बीमारियों के शुरुआती लक्षणों जैसे छोटे बदलाव को पहचान करके उन्हें दवाइयों की खोज करना और उनको क्वांटम कंप्यूटरिंग उन रासायनिक फार्मूलों को कुछ ही मिनटों में सुलझा करके नई दवा इजाद कर देगा। तो ये चीज़ है क्वांटम थ्योरी, क्वांटम मिशन की खासियत। उन्नत नेविगेशन सिस्टम, स्मार्ट ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए क्वांटम शहरों को लाखों वाहनों के ट्रैफिक पे एक साथ विश्लेषण करके छोटा सा जाम मुक्त रास्ता भी बता सकता है। सटीक जीपीएस और उड़ान में भी मदद करेगा। मौसम और कृषि संबंधी जानकारी देगा, यानी सटीक मौसम की जानकारी देगा। वो बताएगा कि कब तूफान आना है, कब बारिश होना है। ये बिल्कुल जो इसके अनुमान होंगे वह 100% सही होने की संभावना है। तो सरकार इसलिए क्वांटम थ्योरी पे फोकस कर रही है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। यह मिशन मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए देश भर के प्रमुख संस्थानों में क्वांटम हब स्थापित कर रहा है। क्या क्वांटम हब स्थापित कर रहा है? किसके साथ? मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए इन दोनों पहलुओं को, ये सरकार की बहुत अच्छी योजनाएं रही हैं। मेक इन इंडिया यानी कि जो भी चीज़ बने वो बाहर से ना ला करके के हम लोग इंडिया में उन चीज़ों को डेवलप करें, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए डेवलप करें। तो ये जो क्वांटम थ्योरी है ये सरकार ने दिया। तो इसके लिए हमने देखा कि कैसे कैसे सरकार इस योजना को, इस पॉलिसी को, इस थ्योरी को अगर लागू करती है तो उसको आम जन को कितना लाभ होगा। अगली चीज की अगले 8 वर्षों में 50 से लेकर के 1000 फिजिकल क्यूबिट्स क्षमता वाले मध्यवर्ती स्तर के क्वांटम कंप्यूटर विकसित किए जाएंगे। तो ये भी एक बड़ी पहल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वांटम थ्योरी पे जितना हमने आपको बताया, ठीक है, इतना आपको देख लेना है, बस इतना ही आपको देख लेना। पूरा कंटेंट इसी तरीके से आपको पीडीएफ फाइल पे मिलेगा, आपको बता रहे हैं। बस आपको बैच ज्वाइन कर लेना है। 20 से 25 हमने बताया है कि 20 से 25 जून के बीच में आपका पूरा कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा। आपको कुछ भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम लोग एक थ्योरी और देखते हैं जिसका नाम है इंडिया एआई मिशन। इंडिया एआई मिशन, इसको 2024 में लॉन्च किया गया। अच्छा, इसकी भी घोषणा मोदी सरकार ने जो 2020 वाली जो थ्योरी थी, टेक्नोलॉजी पॉलिसी थी, विज्ञान नीति थी, तो उसी में की गई थी। उसमें दो चीज़ों की गई ना, क्वांटम मिशन की और एआई मिशन की। क्वांटम मिशन 23 में आया, एआई मिशन 24 में आया। तो जब हम लोग इसको देखते हैं तो इसको देखो मंजूरी मिली 7 मार्च 2024 की। 10,000 प्लस का इसमें सरकार ने बजट बनाया। अगले 5 साल के लिए इसको टारगेट किया गया। ठीक है, एआई स्वतंत्र प्रभार विभाग इसका क्रियान्वयन संस्था मंत्रालय है। ये तो बेसिक है जो आपने समझा कि एआई कब मंजूरी मिली, कितना बजट था, अवधि कितने साल की रखी गई, क्वांटम मिशन की कितनी रखी गई 8 साल, और एआई मिशन की 5 साल। ये सब कुछ आपको याद करना है, ठीक है। ये तो बेसिक हमने समझ लिया। लेकिन जो एआई मिशन है इसके टोटल 7 स्तंभ है। जैसे क्वांटम मिशन के हमने 4 आपको बताए थे, इसके 7 स्तंभ हैं। अब ये जो 7 स्तंभ है तो क्या आपको सातों रटने हैं? रटने नहीं है, सिर्फ आपको समझना है कि जो 7 पिलर हैं इनमें है क्या खासियत। तो ये क्या करेगा, इंडिया एआई कंप्यूट कैपेसिटी
अब ये कंप्यूट कैपेसिटी जो है ये क्या काम करेगा, तो ये करेगा, सबसे महत्वपूर्ण भाग है ये किसका, कंप्यूटर का। इसमें ये इसके तहत भारत में 10,000 या उससे अधिक जीपीयू यूनिट, एक विशाल सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को और एनालिसिस करके चीज़ों पे कम से कम समय पे रिजल्ट निकाला जा सके। अगला है इंडिया एआई इनोवेशन सेंटर, इसमें स्वदेशी लार्ज मल्टी मॉडल तैयार करना है। अगला है डेटा सेट्स प्लेटफॉर्म को तैयार करना। फिर है एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट की इनिशिएटिव, इसमें स्वास्थ्य, कृषि, शासन जैसे समाधान के लिए एआई का उपयोग करना। आप लोग जान ही रहे होंगे कि इस टाइम पे कितना एआई का उपयोग हो रहा है। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मात्रा पे हम लोग एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो चैट जीपीटी के थ्रू हो, जेमिनी के थ्रू हो। अभी भारत में क्या आप लोग जो पढ़ रहे होगे कि भारत ने एआई के क्षेत्र में कितनी उपलब्धि हासिल करी है, कि अगर आप लोगों से ये पूछ लें कि आप लोग ये बता दो कि भारत के एआई मॉडल आधारित कौन से एप्लीकेशन लॉन्च हो चुके हैं। आप लोग जो चैट जीपीटी, जेमिनी, ग्रोक, ये क्लाउड ये पढ़ते हुए भारत के थोड़ी हैं, ये सारे विदेश के हैं। तो भारत के कौन से हैं, तो ये भी तो आपको पता होना चाहिए, सब कुछ बताएंगे। अब ये देखिए छठवां क्या, स्टार्टअप स्किल कैपिटल्स को डेवलप करना, सेफ एंड स्टेट एआई को डेवलप करना। तो ये इसके 7 स्तंभ थे जो आपने समझ लिए। अब हम लोग देख लेते हैं जो हमने आपसे बात करी कि भारत में एआई एप्लीकेशन कौन से हैं और विश्व में एआई एप्लीकेशन कौन से हैं। तो जो भारत में हम लोग एआई एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो ये 4-5 एप्लीकेशन है जो भारत में एआई पे आधारित एप्लीकेशन है। जैसे पहला है इंडिया एआई, इसको लॉन्च किया गया 2020 में। इसका नवीनतम यानी अपडेट वर्जन 24 में लॉन्च किया गया, जब सरकार ने इसकी घोषणा करी थी एआई की मिशन की। मालिक इसका कौन है, तो मेटिट है, वह इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है ये, ठीक है। विवरण, भारत का राष्ट्रीय एआई पोर्टल है जो एआई संचार और समाचार और इकोसिस्टम की जानकारी देता है। ये इंडिया एआई है, लॉन्च देख लिया, मालिक का नाम देख लिया। अगला है भारत जेन, 2024 में लॉन्च किया गया, मालिक इसका भारत सरकार ही है, ठीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग इसका मालिक है। ये सार्वजनिक सेवाओं और जन सरोकार के लिए भारत की पहली सरकारी वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, एलएलएम है। अगला है सर्वम वन, लॉन्च 2024 में किया गया, मालिक इसका सर्वम एआई है, ठीक है। अब देखो, ये भारतीय भाषाओं के लिए विशेष रूप से अनुकूलित ओपन सोर्स का लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। अगला है भाषिनी, 2022 में लॉन्च किया गया, मालिक इसका भारत सरकार ही है, ठीक है। विवरण में ये भारतीय भाषाओं में अनुवाद और आवाज आधारित इंटरनेट एक्सेस के लिए एआई प्लेटफॉर्म। अगला है कृत्रिम, 2023 में लॉन्च किया गया, मालिक इसके जो ओला के मालिक हैं भाविश अग्रवाल, वही इसके मालिक हैं। ये भारतीय भाषाओं और संस्कृति को ध्यान में रखकर बनाया गया है। पहला भारतीय एआई चैट बॉट और मॉडल ये है कृत्रिम। तो आप समझ लिया कि भारत में भी जो एआई के एप्लीकेशन हैं जो हमारी हेल्प करते हैं वो हैं इंडिया एआई, भारत जेन एआई, सर्वम एआई, भाषिनी एआई और कृत्रिम एआई। अब हमारे विश्व में कौन से हैं उनको भी समझना। देखो, कोई भी चीज़ छूटेगा नहीं, बस आप मन से पढ़ रहे हो, हम पूरे शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं। बस आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करो। सिर्फ आपसे उम्मीद इतनी हम जता रहे हैं कि सिर्फ वीडियो को शेयर कर दो। आप चाहो तो इसका नोट्स बना लेना, वरना एप्लीकेशन से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। बस आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे तो जल्दी से जल्दी कंटेंट आप लोगों के को उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी। चलिए देखते हैं विश्व में कौन से हैं। तो हम लोग सबसे पहले चैट जीपीटी देखते हैं। चैट जीपीटी लॉन्च 2022 में हुआ, मालिक इसका ओपन एआई यानी सैम अल्टमैन है। ये क्या करता है, ये दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जनरेटिव एआई चैटबॉट है जो लेखन, प्रश्नोत्तर, शोध, कोडिंग, कंटेंट निर्माण में काम करता है, ठीक है। कंटेंट निर्माण में काम करता है। जो भी आज पीडीएफ्स बन रही हैं, फाइल बन रहे हैं, मॉडल बन रहे हैं, पीपीटी बन रही हैं, लेखन सामग्री बन रही है, चित्र बन रहे हैं, आप कुछ भी डाल के एआई को कमांड दे दो, एक प्रॉम्प्ट डाल दो कि ये आपको इसमें काम करना है, वो विद इन सेकेंड आपके सामने पेश कर देगा।
अगर आपको इस तरीके से जो इमेज बनी हुई है आपको दूसरी इमेज जनरेट करानी है तो स्क्रीनशॉट लेकर इमेज को क्रॉप करके डाल दो, आप बता दो कि इसका दूसरा कोई सेकंड डिजाइन हमको बना करके दे दो तो वो दे देगा। ठीक है, तो ये एक एआई की पावर है। अगला है क्लाउड। ये क्या काम करता है, तो 2023 में इसको लॉन्च किया गया। मालिक इसके कौन है, तो डारियो अमोदेई इसके मालिक हैं। ये क्या काम करता है, उन्नत तरह यानी एडवांस रीजनिंग तथा बड़े डॉक्यूमेंट्स के विश्लेषण करने के लिए लोकप्रिय एआई है। ठीक है, अगला देख लेते हैं जेमिनी। लॉन्च इसको 2023 में किया गया। मालिक इसके जो गूगल के मालिक हैं सुंदर पिचाई वही हैं इसके। ये क्या करता है, मल्टी मॉडल एआई है जो टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो और कोड को समझने में सक्षम है। अब देख लेते हैं ग्रॉक। ये लॉन्च 2023 में हुआ। मालिक इसके एलन मस्क हैं और ये ट्विटर से जुड़ा एआई चैटबॉट जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रदान करता है। आपने देखा को पायलट, ये 2023 में लॉन्च किया गया। मालिक इसके सत्या नडेला है जो माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा संचालित एआई असिस्टेंट है जो ऑफिस, कोडिंग, सर्च और प्रोडक्टिविटी टास्क में सहायता प्रदान करता है। तो आपने क्या समझा इसमें समझ लेते हैं। सबसे पहले आपने समझा जो इंडियन एआई मिशन है उसकी बेसिक समझे, कब लागू हुआ, क्या बजट, कितनी अवधि, कब क्रियान्वयन, कितने उसके स्तंभ हैं जिन पे वो काम करता है, जिसका मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद हमने भारत के एआई पोर्टल समझे और हमने विश्व के एआई पोर्टल समझे। तो इनके कभी आपसे पूछ सकता है, स्थापना को लेकर के पूछ सकता है कि चैट जीपीटी कब बनाया, या इसके मालिक कौन है, या इसके संस्थापक कौन है, तो ये भी आप यहाँ से क्लियर कर पाओगे। तो दोस्तों बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत बेहतर टॉपिक है। अब हम आगे क्या देखेंगे, तो हमने आपको ये चीज़ें कंप्लीट कर दी। चूँकि वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए हमको इस बात का भी ध्यान रखना है कि वीडियो लंबी ना हो पाए। अब हम आपको भूस्थैनिक तकनीकी, डीप ओशियन मिशन और अनुसंधान नेशनल रिसर्च अगले वीडियो में आप लोगों को कराएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।